नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप लोगों को जो हमारी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका पार्ट दूसरा है। इसमें हमारे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न हमारे इन्हीं टॉपिक से होंगे, जीके जीएस से, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक है, इन 11 टॉपिक से आपके लगभग 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, कल हम लोग की पहली सीरीज़ कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग दूसरी टेस्ट सीरीज करेंगे। ठीक है, इसमें हम सभी चैप्टर से 5-5 प्रश्न लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, और ये सारे प्रश्न रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, और यह शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर भी अंकित है, यह शब्द सत्यमेव जयते। ठीक है, इसे सम्राट अशोक द्वारा स्थापित सारनाथ में सिंह स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित है। ठीक है, जो सारनाथ है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। ठीक है, और जो इस चिन्ह को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्घृत एक मंत्र है? ठीक है, तो अभी हमने आप लोग को बताया था कि यह एक मुंडको उपनिषद से उद्घृत मंत्र है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, देख रहे हैं एक क्वेश्चन को कितनी बार घुमा घुमा के पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि रेलवे कितने क्वेश्चन को अपने रिपीट करता है। तो अगर आप लोग भी सारे क्वेश्चन को रिपीट जो आए हैं इन लोग को अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आगामी जो 15 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी का, उसमें भी लगभग 60 से 70% प्रश्न रिपीटेड ही रेलवे पूछता है। ठीक है, तो आज का अगला प्रश्न है महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? आपको बताना है। जो कुरुक्षेत्र क्षेत्र है वो भारत में वो किसके निकट स्थित है? ठीक है, अब हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबाला शहर में स्थित है। ठीक है, अंबाला शहर कहाँ पे है? ये अंबाला शहर हरियाणा राज्य में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धर्म का विपरीत क्या होता है? आपको बताना है। तो धर्म का जो विपरीत होता है वो हमारा अधर्म होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3:2 का अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई में। ठीक है, और जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान में अपनाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय गान भारतीय संविधान में कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को, 1950 को। कितना? 22 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान में अपनाया गया था। और जबकि जो भारतीय ये राष्ट्रीय गान है, ठीक है, और जो भारतीय राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? वंदे मातरम। और उसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका अगला प्रश्न है भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? भारत एक गणतंत्र है, और गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, किसी राज्य का जो प्रमुख होता है वहाँ के लोगों द्वारा जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है उसे गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कि प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा एवं बहुविस्तृत है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और बहुविस्तृत संविधान है। इसमें लगभग 395 आर्टिकल्स अनुच्छेद तथा 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तथा विश्व का सबसे छोटा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जिसमें 7 अनुसूचियां हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? ऑप्शन ए है 1 से 10 के बीच में, ऑप्शन बी है 12 से 35, ऑप्शन सी है 36 से 51 और ऑप्शन डी है 112 से 135। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में भारतीय व्यक्तियों के मूल अधिकारों का वर्णन है और यह भाग 3 में है, ठीक है। इसके अंतर्गत भारतीय व्यक्तियों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है गुरु शिखर क्या है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 1722 मीटर है, ठीक है। कितनी है? 1722 मीटर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी हमने आपको बताया था। तो अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है ऑप्शन डी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के कच्छ के रण में सफ़ेद रेगिस्तान है। अर्थात सफ़ेद क्यों है वो? क्योंकि वहाँ पे नमक के रेगिस्तान पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 30,000 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है नेत्रानी द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसमें जो 4 ऑप्शन रेलवे ने दिया था, इसमें से कोई नहीं सही है, ठीक है। जो नेत्रानी द्वीप है ये हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में, ठीक है। और इसे पिजन आइलैंड भी कहते थे। कौन सा आइलैंड कहते हैं? पिजन आइलैंड, ठीक है। इसे पिजन आइलैंड भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है अंडमान द्वीप समूह को लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। कौन पृथक करता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 डिग्री चैनल जो होता है वो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की बहुत अधिकता है, ठीक है, जो लाल रंग की होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय किस ग्रह के? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह और जो अरुण ग्रह है ये क्या करते हैं? पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, जबकि बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण ये सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर मोशन करते हैं, ठीक है। शुक्र और जो अरुण ग्रह है ये हमारे क्या करते हैं? वामावर्त अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर मोशन करते हैं। पूरब हमारा ये होता है, पश्चिम हमारा ये होता है, और जो उत्तर होता है हमारा ये होता है, और जो साउथ होता है ये होता है, ठीक है। जो इनका मोशन होता है ये होता है हमारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है, जबकि सारे ग्रह का मोशन वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह चांद के बाद पृथ्वी से दिखने वाला सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है
और इसका भार लगभग पृथ्वी के भार के बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, किसे? शुक्र ग्रह को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस ग्रह को प्रातः संध्या का तारा कहा जाता है? तो देखिए इसमें नाम अंग्रेजी में दे दिया गया है, तो इसे शुक्र ग्रह को हम लोग इंग्लिश में वीनस ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह को हम लोग इंग्लिश में वीनस ग्रह कहते हैं, जबकि मरकरी को हम लोग बुध, शुक्र को हम लोग वीनस, अर्थ को हम लोग पृथ्वी, मार्स को हम लोग मंगल, सैटर्न को हम लोग शनि, जुपिटर को हम लोग बृहस्पति आदि ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह पर अधिकांश रूप से कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, आईपी पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? जी हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट से है, तो आईपी पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप को हर सेट को हम लोग ऑक्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेट कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाना है। ठीक है, किस कथन का? विषम कथन का आपको पता लगाना है। ठीक है, अर्थात फायरवॉल किससे संबंधित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही हो जाएगा। क्या है? फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा नहीं करता है। ठीक है, और ये क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, फायरवॉल एक हार्डवेयर भी हो सकता है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन भी हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? आपको पता ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंप्यूटर की कंपनी है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है? बिल गेट्स तथा पॉल एलन जी हैं। ठीक है, कौन है? पॉल एलन जी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से आपको एक विषम है उसे चुनना है। ठीक है, इनमें से कौन सा विषम है आपको ये बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो एंटीवायरस है ये हमारा विषम है, जबकि स्पाइसवेयर, रूट किट्स, रैनसमवेयर ये हमारे एक मेलवेयर हैं, अर्थात एक प्रकार के वायरस हैं, जबकि एंटीवायरस यह एक वायरस का काट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो किससे बना होता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सिलिकॉन का बना होता है। किससे बना होता है? ये सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन हमारा एक अर्धचालक होता है। ठीक है, रसायन विज्ञान से है प्रश्न, अभिकथन और कारण से है। अभिकथन क्या कह रहा है? परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। कारण क्या है ऊर्जा उत्पन्न करने का? कारण ये कह रहा है यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन अभिकथन क्या कह रहा है यहाँ पे? परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये तो सही है, लेकिन कारण ये नहीं बता रहा है कि नाभिक के टूटने से, ये तो कह रहा है परमाणु विखंडन कहलाता है ना, कि ये बता रहा है कि यहाँ पर अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, अर्थात अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है हमारी वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन इसका बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु संलयन अभिक्रिया से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु संलयन अभिक्रिया हमारे हाइड्रोजन बम में भी होती है। किसमें होती है? हाइड्रोजन बम में भी परमाणु संलयन अभिक्रिया होती है, जबकि जो एटॉमिक बम होते हैं अर्थात परमाणु बम होते हैं उसमें हमारी परमाणु विखंडन अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी दूसरे तत्व से, परमाणु से जुड़ते हैं, जो अधिकतम मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ सकते हैं, उन्हें हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक हमारा होता है 8। कितना होता है? 8 होता है। ठीक है,
जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जो उसको पहले कक्षा में भरेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक्स में भरेंगे तो पहले हमारा 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, ठीक है। और जो दूसरे कक्षा में भरेंगे तो उसमें जब 2 खत्म हो गए तो हमारे कितने बचे, 6 बचे हैं। तो 6 इसमें हम लोग जब भर देते हैं, ठीक है, 6 जब इसमें भर देंगे तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा में है इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक को पूरा करने के लिए। लेकिन जब ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा कर पाते हैं तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका हो जाएगा सही जवाब। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण एक भौतिक प्रक्रिया है, ना कि रासायनिक क्रिया, जबकि अपघटन, ऑक्सीकरण और हाइड्रोलिसिस ये हमारी एक रासायनिक प्रक्रिया होती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें जो एक ऑप्शन सी है, निष्क्रियकरण, न्यूट्रलाइजेशन जो है ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि ऊर्ध्वपातन, स्फटिक रूप और आश्वन जो है ये हमारी एक भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विज्ञान से प्रश्न क्या कह रहा है, जैव आवर्धन या जैव संचयन का कारण क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्गेनोक्लोरीन जो होती है वो जैव आवर्धन का कारण होती है और ये जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में इकट्ठा होती रहती है, जिसका अधिक सेवन मनुष्य के द्वारा कर लेने से ये विषैले पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे मनुष्यों की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्परिवर्तनवाद, अर्थात उत्परिवर्तन जो है नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हो जाता है, ठीक है। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। इसका काम क्या होता है? भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने। आज का अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के नियम का किसने प्रतिपादन किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेगर मेंडल आनुवांशिकता के नियम के प्रस्तावित किए थे और इन्हें आनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थव्यवस्था से है, तो इसका पहला प्रश्न है, भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्था कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेबी जो होती है, अर्थात सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी के नाम से भी जाना जाता है, SEBI, इसे सेबी भी कहते हैं। ये भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्था है तथा इसकी स्थापना अप्रैल 1988 में हुई थी, लेकिन इसे वैधानिक दर्जा 12 अप्रैल 1992 को दिया गया था, ठीक है। आप लोग इन बातों को कहीं ना कहीं नोट कर लिया करिए, ठीक है, जिससे आप इसका रिवीजन कर सकें, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मुद्रास्फीति के प्रमुख उपाय के रूप में नए किसको अपनाया था, ठीक है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं ग्रामीण और शहरी संयुक्त रूप से इसे अपनाया था भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे हम लोग अवसाद कहते हैं। ये क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब वस्तुओं का मांग ना हो
और उत्पादन भी बढ़ ना रहा हो, ठीक है, मांग भी नहीं है और उत्पादन भी बढ़ नहीं रहा है और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही हो, तो ऐसी स्थिति को अवमंदन या अवसाद तथा इंग्लिश में इसे रिसेशन भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प को चुनें, ठीक है। प्रश्न क्या है, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान किसका कुल मूल्य होता है, ठीक है। आपको बताना है जीडीपी क्या होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जीडीपी क्या होती है, एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं को हम लोग जीडीपी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जवाहर रोजगार योजना JRY किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। इसमें 30% महिलाओं के लिए आरक्षित थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ल्यू यांग। ये प्रथम चीनी महिला थी जिन्होंने 16 जून 2012 को, कब, 16 जून 2012 को सेंझू 9 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की सैर करने वाली प्रथम महिला बनी, ठीक है, 16 जून 2012 को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? तो जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पहले कौन थे और अंतिम कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे चांद पर सैर करने वाले, वो थे नील आर्मस्ट्रांग, बुज एल्ड्रिन एवं चार्ल्स कोइन। कौन थे? चार्ल्स कोनाई, ठीक है। और जो अंतिम थे वो थे हमारे चार्ल्स एम ड्यूक जूनियर एवं यून ए शरनाम एवं हैरिसन जैक स्मिथ। कौन थे? चार्ल्स एम ड्यूक जूनियर, यून ए शरनाम, हैरिसन जैक स्मिथ, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बंदर कौन था? तो देखिए, इसमें जो रेलवे ने ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन इसमें कोई नहीं है। जो ऑप्शन इसका सही था वो था अल्बर्ट सेकंड नहीं था, सॉरी अल्बर्ट फर्स्ट नहीं था, वो था अल्बर्ट सेकंड था। कौन था? अल्बर्ट सेकंड बंदर था, जो अमेरिका के द्वारा बाह्य अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम बंदर था, ठीक है, अल्बर्ट सेकंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस धरती पर लौटा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्कॉट केली। अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष स्टेशन पर 340 दिन बिताकर धरती पर लौटे थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन तक अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटे। देखिए, क्वेश्चन सेम रहते हैं। रेलवे क्या करता है, अपने क्वेश्चन को बस लैंग्वेज चेंज करके ही पूछ लेता है, ठीक है। इसके पहले भी क्वेश्चन यही था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कॉट जोसेफ केली, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, सारे क्वेश्चन को, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसको आप कहीं नोट कर लीजिए, जिससे आप आगामी एग्जाम के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो ये था हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, तथा चैनल पे जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है। धन्यवाद।